चलिए शुरू करते हैं। कल जो मैं पढ़ा रहा था आपको, मैं पढ़ा रहा था कंपटीशन। आज का टॉपिक थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज लोटका वोल्टेरा। थोड़ा सा टफ भी है, बच्चों को बहुत टफ लगता है ये, तो इसको हम अपना अच्छे से करेंगे आज, अच्छे से समझेंगे। तो लिखो, देखो कल हम पढ़ रहे थे कंपटीशन के बारे में। कंपटीशन के बारे में कल हमने डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन देखी थी, जिसमें न्यूट्रलिज्म था, प्रोटोकॉपरेशन था, म्यूचुअलिज्म था, है ना, एमेंसिलिज्म था, कमेंसिलिज्म था। तो आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेन, वो पढ़ा रहा हूँ कंपटीशन के बारे में। सो कंपटीशन मैंने आपको कल बताया था, इट इज ए नेगेटिव काइंड ऑफ इंटरेक्शन। नेगेटिव नेगेटिव काइंड ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें दोनों स्पीसीज को हमेशा क्या होगा, हार्म होगा। दोनों स्पीसीज को हार्म होगा। अब जो कंपटीशन है, वो कंपटीशन मैंने आपको दो तरीके का बताया था भाई। देयर आर टू टाइप ऑफ कंपटीशन। फर्स्ट इज इंट्रा स्पीशीज कंपटीशन, इंट्रा स्पीशीज कंपटीशन, और दूसरा मैंने आपको बताया था इंटर स्पीशीज कंपटीशन। इंटर स्पीशीज कंपटीशन। तो इंट्रा और इंटर स्पीशीज कंपटीशन में क्या डिफरेंस है? एक मिनट रुकना, मैं इसको एडजस्ट कर देता हूं थोड़ा सा और। गुड इवनिंग विमलदीप। हाँ, तो इंट्रा और इंटर स्पीशीज कंपटीशन में क्या डिफरेंस होता है? यहाँ पे जो कंपटीशन होता है इंट्रा स्पीशीज कंपटीशन में, इट अकर्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज and it occur between members of different species। ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्रा, इसको बोलते हैं इंटर कंपटीशन। अब यहां से हम अपनी आगे की क्लास शुरू करते हैं। इंटर कंपटीशन को, इंटर स्पीशीज कंपटीशन को फिर से मैं दो पार्ट्स में आगे डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, इट इज फर्दर आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, एक को बोला जाता है इसमें यहां पे एक्सप्लॉइटिव कंपटीशन, या फिर इसको रिसोर्सेज स्क्रैम्बल भी बोलते हैं भाई, रिसोर्सेज स्क्रैम्बल। और दूसरा होता है इसमें कांस्टेंट कंपटीशन। तो देखो इसको समझो अच्छे से, क्या होता है भाई कांस्टेंट कंपटीशन एंड एक्सप्लॉइटिव कंपटीशन। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अगर किसी रिसोर्सेज के लिए कंपीट करे, ठीक है, अगर किसी रिसोर्सेज के लिए अगर कंपटीशन होगा, तो उसको बोलेंगे रिसोर्सेज कंपटीशन, रिसोर्सेज स्क्रैम्बल, या फिर एक्सप्लॉइटिव कंपटीशन। फॉर एग्जांपल देयर आर टू जूप्लैंक्टन स्पीशीज। ठीक है, एक है स्पीशीज 1 एंड एक है स्पीशीज 2। बोथ दी स्पीशीज दे ईट सेम काइंड ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। अब ये आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। स्पीशीज 1 इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही है, वो क्या कर रहे हैं, वो बस रिसोर्सेज को खाते जा रहे हैं और ऐसे करके अपना कंपटीशन कर रहे हैं। जबकि दूसरे कांस्टेंट कंपटीशन में क्या होता है भाई, कांस्टेंट कंपटीशन में इट इज मोर एग्रेसिव काइंड ऑफ कंपटीशन, मोर एग्रेसिव कंपटीशन। इस कंपटीशन में क्या होता है भाई, जैसे कि लायंस है, ठीक है, लायंस मेटिंग करते हैं। जब लायंस मेटिंग करेंगे तो वो सिंगल फीमेल के लिए एक दूसरे को मारते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिसोर्सेज को कुछ नहीं कर रहे, वो आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कंपटीशन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट कंपटीशन। और जो यहाँ पे केवल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए कंपटीशन होगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक्सप्लॉइटिव कंपटीशन। ठीक है,
ये समझ में आ गया भाई आप लोगों को? ये समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ बच्चों। ओके, सो in year 1925 and 26, in year 1925 and 1926 दो साइंटिस्ट आए, एक का नाम था लोटका और दूसरे का नाम था वोल्टेरा। इन्होंने अलग अलग मैथमेटिकल मॉडल दिया, मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल किसका दिया भाई? इन्होंने मैथमेटिकल मॉडल दिया टू एक्सप्लेन what happens when two species live together and compete for resources। तो इन्होंने बताया कि भाई क्या होगा, इन्होंने मैथमेटिकली एक्सप्लेन करा कि क्या होगा जब दो स्पीशीज एक साथ रह रही है और वो किसी सेम रिसोर्सेज के लिए वो कंपीट कर रही है। तो इन्होंने मैथमेटिकली समझाया, ठीक है। इन्होंने बताया कि भाई जो मैथमेटिकली जो उनकी लॉजिस्टिक इक्वेशन होती है, ठीक है, जो लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है उनकी, वो किस तरीके से चेंज होती है। दिस इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ। एंड हमारी लॉजिस्टिक इक्वेशन क्या थी? ये थी हमारी dn अपॉन dt इज इक्वल टू आर एन 1 माइनस एन अपॉन के, ठीक है। यहां पे क्या था भाई? आर थी जो हमारी थी ग्रोथ रेट ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। एन इज इक्वल टू पॉपुलेशन साइज एंड के इज इक्वल टू कैरिंग कैपेसिटी। ये उन्होंने बताया कि भाई जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में कैसे चेंज आता है जब दो स्पीसीज एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे चेंज आता है, इसको समझते हैं भाई। और जो ये इक्वेशन बनी इसी को बोलते हैं लोटका वोल्टेरा इक्वेशंस। इसी को बोलते हैं भाई लोटका वोल्टेरा मॉडल या लोटका वोल्टेरा इक्वेशंस, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं भाई लोटका वोल्टेरा इक्वेशंस, ठीक है। अब देखो इनको कंडीशन से समझेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे फॉर्मूले में ना फंस जाते हैं, उनको ग्राफ याद नहीं आता, उनको पता ही नहीं होता ग्राफ कैसे बनने हैं, ग्राफ के एक्सिस पे क्या है। तो आप एक इक्वेशन, तो मैं ये जो हमारी बेसिक इक्वेशन है इसको मैं यहां लिख देता हूं भाई। ये लिख दी मैंने, dn अपॉन dt इज इक्वल टू आर एन 1 माइनस एन अपॉन के, ठीक है। दिस इज द बेसिक लॉजिस्टिक इक्वेशन। तो इन्होंने लोटका वोल्टेरा ने क्या बताया? इन्होंने बताया कि भाई जब भी स्पीसीज अलग अलग रह रही है, ठीक है, मान लिया एक ये फॉरेस्ट है, एक ये फॉरेस्ट है, इनमें यहाँ पे इसमें डॉग रह रहे हैं और इसमें यहाँ पे वुल्फ है, ठीक है, डॉग और वुल्फ है, ये आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं भाई। तो इनकी लोटका वोल्टेरा इक्वेशन कैसी होगी? भाई अलग अलग की बात कर रहे हैं, जब ये अलग अलग फॉरेस्ट में रह रहे हैं, तो ये लोटका वोल्टेरा इक्वेशन कैसे बन जाएगी? इसको हम दे देते हैं स्पीशीज 1 नाम, स्पीशीज 1 दिस इज डॉग, एंड इसको हम दे देते हैं भाई यहाँ पे स्पीसीज 2, इसको हम देते हैं स्पीसीज 2 वुल्फ को, ठीक है। स्पीसीज 2, तो देखो ये क्या कैसे बन जाएगी भाई इक्वेशन? तो इसको हम सिंपल ऐसे रखेंगे, dn1 अपॉन dt, dn1 मतलब स्पीसीज 1 की इक्वेशन इज इक्वल टू विल बी इक्वल टू इसका रेट इनटू में इसकी पॉपुलेशन n1 इनटू में 1 माइनस n1 अपॉन k1। सारी इस इक्वेशन में किसकी चीजें आएंगी? सारी इसकी आएंगी भाई, जो हमारी स्पीसीज 1 होगी। और ऐसा सिमिलरली इसकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी dn2 अपॉन dnt इज इक्वल टू r2 n2
1 माइनस N2 अपॉन K2। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी भाई दूसरी स्पीशीज के लिए। ये तो जब है जब ये अलग अलग रह रही है, ठीक है। अब इन्होंने ये भी बताया कि अगर इन दोनों स्पीशीज को एक ही फॉरेस्ट में डाल दिया जाए, ठीक है, क्योंकि भाई देखो दोनों कार्निवोर हैं, इसको एक सिंगल फॉरेस्ट में डाल दें यहां पे, ठीक है। दीज आर डॉग्स एंड दीज आर वुल्फ। ठीक है, इसमें भी यही बना देते हैं, ये वुल्फ है एंड दीज आर डॉग्स। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन कैसे चेंज होगी जब ये स्पीसीज साथ में रहेंगी। ठीक है, तो देखो व्हेन बोथ स्पीशीज live together and compete for resources और रिसोर्सेज हम यहां पे लेते हैं भाई फूड। रिसोर्सेज क्या ले लेते हैं यहां पे, फूड। तो ये इक्वेशन कैसे चेंज होगी, देखो एक बात सोच के देखो कि भाई जितने जितने डॉग हैं उनकी खाने की कैपेबिलिटी अलग होगी और जितने वुल्फ है उनकी खाने की कैपेबिलिटी अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे मान लेते हैं इसको कि भाई 2 डॉग जो हैं वो मिलके 1 kg मीट खाते हैं, ठीक है। 2 डॉग मिलके 1 kg मीट खाते हैं और अकेला 1 वुल्फ वो 1 kg मीट खा जाता है एक दिन में, ठीक है। अकेला 1 वुल्फ क्या क्या खा जाता है, 1 kg मीट। इसका मतलब ये हुआ कि भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 2 डॉग किसके इक्विवेलेंट है, 2 डॉग्स आर इक्विवेलेंट टू 1 वुल्फ। 2 डॉग्स आर इक्विवेलेंट टू 1 वुल्फ इन केस ऑफ फीडिंग, खाने की उसमें, ठीक है। अगर हम इसको उल्टा निकालें कि भाई अगर कि हम निकालें 1 डॉग किसके इक्विवेलेंट हो गया, तो 1 डॉग हो जाएगा हमारा हाफ वुल्फ के। भाई दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया, तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाफ वुल्फ के। तो जो ये फैक्टर आया, जो ये 1/2 आया, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ये है कन्वर्जन फैक्टर कि भाई इतने डॉग इतने के इक्विवेलेंट है, तो ये जो हाफ आया ये क्या है हमारा, कन्वर्जन फैक्टर। अगर हम इस ऊपर वाले में बात करें, अगर हम वुल्फ के लिए बात करें, 1 वुल्फ इज इक्वल टू 2 डॉग, तो यहां पे कन्वर्जन फैक्टर क्या है हमारा, यहां पे हमारा कन्वर्जन फैक्टर हो जाएगा भाई 2, ठीक है। अब जो ये कन्वर्जन फैक्टर है, इसी कन्वर्जन फैक्टर को इफेक्ट पर कैपिटा भी बोला जाता है, इफेक्ट पर कैपिटा। ये सब आपको लिखना है भाई, ऐसे जैसे मैं आपको एग्जांपल में समझा रहा हूं ना, ऐसे ही आपको भी लिखना है। तो इसको बोला जाता है इफेक्ट पर कैपिटा, इफेक्ट पर कैपिटा। और ये कांस्टेंट टर्म है, ये चेंज नहीं होती भाई। ये क्या चेंज होगा इसमें कि भाई एक वुल्फ 2 के बराबर है, तो 2 के बराबर ही रहेगा वो, तो है ना। एक अडल्ट जो है, दोनों अडल्ट है, हम अडल्ट का कंपेयर कर रहे हैं, हम बच्चे में और उसमें ओल्ड में कंपेयर नहीं कर रहे। तो दिस कन्वर्जन फैक्टर इज कॉल्ड इफेक्ट पर कैपिटा, और इसको डिनोट करा जाता है भाई अल्फा से, ठीक है। इसको डिनोट करा जाता है अल्फा से, या फिर इसको डिनोट करते हैं बीटा से। अब ये दोनों अलग अलग क्यों आए, हमने अलग अलग क्यों लिए, ठीक है, हमने अलग अलग क्यों लिए, देखो इसको समझो। जो अल्फा है उसको हम अल्फा 1-2 भी बोलते हैं भाई। आप ये चीज याद रखना, लोड का वोल्टेज आप जिंदगी में नहीं भूलोगे अगर आपने ये चीज याद रख ली। अल्फा जो है, अल्फा को याद रखना 1-2, और 1-2 लिख के, जो हमने ऐसे लिखा ना, थोड़ा बड़ा लिख के दिखा रहा हूं यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू 1-2, और उसमें पीछे से ऐसे निशान लगा देना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 2 ऑन स्पीसीज 1, इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 2 ऑन स्पीसीज 1। ऐसे ही बीटा हो गया, बीटा को बहुत जगह अल्फा 2-1 भी लिखते हैं, 2-1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 1 ओवर स्पीसीज 2। यहां पे है इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 2 ऑन स्पीसीज 1,
एंड यहाँ पे बीटा का मतलब है इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 1 ऑन स्पीसीज 2। बताओ भाई यहां तक समझ में आया कि नहीं आया आपको पहले, या ये दोबारा बताऊं? बच्चों बताओ, कन्वर्जन फैक्टर इफेक्ट पर कैपिटा समझ में आया? ओके, क्लियर। तो मैं इसको यहां पे एक बार फिर से लिख भी देता हूं। दिस अल्फा का मतलब है इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 2। पीछे वाले से शुरू करना भाई, पीछे वाले से हमेशा याद रखना। अल्फा का मतलब अल्फा 12, ठीक है, अल्फा 12, और पीछे से एरो लगानी है। इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 2 ऑन स्पीसीज 1, और बीटा का मतलब होगा इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 1 ऑन स्पीसीज 2। ठीक है सर, आ गया समझ सर, एक बार कन्वर्जन फैक्टर वाला रिपीट कर दीजिए। ओके विमलदीप, कन्वर्जन फैक्टर वाला देखो, ये देखो भाई, यहाँ पे अभी अभी वुल्फ और डॉग अलग अलग कंडीशन में रहे थे, अलग अलग फॉरेस्ट में रह रहे थे, ठीक है, एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं कर रहे थे, बट जब इनको उठा के एक ही फॉरेस्ट में रख दिया गया तो ये एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, कैसे अफेक्ट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल दे आर कम्पीटिंग फॉर द फीड, ठीक है, फूड के लिए कंपेयर कर रहे हैं, और हमें पता है कि भाई 2 डॉग 1 केजी खाते हैं और एक वुल्फ 1 केजी खाता है। अब इसमें क्या है भाई, अगर हम इसको सीधा सीधा देखें तो 2 डॉग खाते हैं, अगर हम एक डॉग का निकाल रहे हैं, ठीक है, हमारी स्पीसीज 1 कौन सी? डॉग, तो हम पहले डॉग का निकाल रहे हैं। एक डॉग खाता है हाफ जितना वुल्फ खाता है, तो जो ये हाफ होगा ना इसका, इसको बोलेंगे ये इसका क्या है? कन्वर्जन फैक्टर। ऐसे ही एक वुल्फ कितना खाता है, कितने डॉग के बराबर खाता है, वो इसका क्या होगा? कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, इसी कन्वर्जन फैक्टर को बोला जाता है इफेक्ट पर कैपिटा, एंड इट इज ए कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट होता है भाई, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होता। अब इफेक्ट पर कैपिटा जो है उसको हम डिनोट करते हैं या तो अल्फा से या बीटा से। अल्फा जो होता है उसका मतलब होता है इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 2 ऑन स्पीसीज 1, क्योंकि अल्फा को मैंने बताया कि अल्फा को याद रखना है 1 2, ठीक है, 12 याद रखना है, और पीछे से एरो लगानी है। ऐसे ही बीटा का मतलब यहाँ पे इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 1 ऑन स्पीसीज 2, इसमें 21 होता है। ठीक है, ये है भाई कन्वर्जन फैक्टर। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? विमलदीप क्लियर है भाई यहां तक? क्लियर। तो इसका मतलब हमें 2 चीजें मिल गई हैं अपनी आगे की चीजें समझने के लिए। एक हमें मिल गया अल्फा और एक हमें मिल गया बीटा। मैं इसको दोबारा यहां से लिख देता हूं, अल्फा, और अल्फा को मैं याद रख रहा हूं 1 2 से, और 2 से उठा के ऐसे एरो लगा दिया मैंने। ठीक है, इसका मतलब है इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 2 ऑन स्पीसीज 1, और बीटा को जो है हम लिखते हैं अल्फा 2 1 से 2 1, और इसमें भी ऐसे एरो लगा दिया, और इसका मतलब है इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 1 ऑन स्पीसीज 2। ठीक है, अब अगर हम ये तो हमने इंडिविजुअल बात करी, पर कैपिटा बात करी हमने, ठीक है, एक एक इंडिविजुअल की बात करी। अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, अगर मैं एक इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 1, इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 2 ऑन स्पीसीज 1 इन ए पॉपुलेशन, अगर मैं पूरी पॉपुलेशन की बात करूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मेरे को n1 इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा अल्फा n2। ठीक है, क्योंकि जो ये इफेक्ट आया ये 2 के कारण आया। ठीक है, तो हमारा n1 किसके बराबर हो जाएगा? मतलब जो हमारी पॉपुलेशन n1 क्या होगी, वो किसके बराबर होगी? अल्फा n2 के। ठीक है, या इसको डायरेक्ट आप ऐसे याद रखो, ऐसे आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। दिस विल बी इज इक्वल टू n2 इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 2 ऑन स्पीसीज 1
वो किसके कारण होगी भाई? अल्फा पर कैपिटा और जितनी जो पॉपुलेशन है उसकी सेकंड स्पीशीज की, उसके कारण। ऐसे ही इफेक्ट ऑफ स्पीशीज 1 ऑन स्पीशीज 2 इन अ पॉपुलेशन इज इक्वल टू अल्फा n1। ये बताओ भाई, ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? भाई देखो, अल्फा क्या था? सेकंड स्पीशीज फर्स्ट स्पीशीज को कितना इफेक्ट कर रही है, और अगर मैं पूरी पॉपुलेशन की बात करूं तो सेकंड स्पीशीज को हमें सारी लेनी पड़ेगी, सारी सेकंड स्पीशीज फर्स्ट स्पीशीज को कितना इफेक्ट कर रही है। ऐसे ही 1 2 को जब इफेक्ट कर रही है तो हमें सारी पहली स्पीशीज लेनी पड़ेगी, और उसको सॉरी बीटा आएगा यहाँ पे, दिस इज बीटा n2। तो सारी फर्स्ट स्पीशीज कितना उसका पर कैपिटा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमारे पास पॉपुलेशन की पिक्चर आ जाएगी। ये बताओ भाई, समझ में आया यहां तक? अगर आपको ये दो चीज समझ में आ गई है तो आपको आगे की सारी कहानी समझ में आ जाएगी। यहां तक ही है मेन इंपॉर्टेंट इसमें समझने का जो है। ये अल्फा बीटा में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। बताओ भाई। ओके ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब जो हमारी ये इक्वेशन थी, देखो इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी एट द टाइम ऑफ कंपटीशन। भाई कंपटीशन के टाइम पे देखो, जब दो स्पीसीज इंटरेक्ट कर रही है सेम रिसोर्सेज के लिए, तो इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी? ये रहेगा सेम, dn1/dt इज इक्वल टू, ये भी सेम रहेगा, rn n1 1 माइनस यहाँ पे जो ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे जो ये पॉपुलेशन थी ये चेंज हो जाएगी यहाँ पे, और ये चेंज होके क्या हो जाएगी? ये होगा n1 प्लस, अब की बार कंबाइंड इफेक्ट आ रहा है, कंबाइंड इफेक्ट आ रहा है किसका भी? अल्फा n2 का भी, इसका भी इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे अब की बार, और अपोन में हो जाएगा टोटल के k और ये ब्रैकेट। भाई जो यहाँ पे पॉपुलेशन साइज था हम इसमें चेंज नहीं कर रहे हैं भाई, क्योंकि ग्रोथ रेट से के साथ है यहाँ पे, हम जो ये चेंज कर रहे हैं यहाँ पे बस कैरिंग कैपेसिटी वाला, इसमें मैंने केवल n1 की जगह क्या लिख दिया? n1 प्लस अल्फा n2, क्योंकि n1 तो था ही यहाँ पे, साथ में किसका भी इफेक्ट हो रहा है? अल्फा n2 का इफेक्ट भी हो रहा है, जब जब दो स्पीसीज इंटरेक्ट कर रही है। ठीक है, ये कंडीशन है जब कंपटीशन हो रहा है, मतलब स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 साथ में रह रही है। ठीक है, दिस इज फॉर द स्पीसीज 1, और स्पीसीज 2 के लिए क्या हो जाएगा भाई? स्पीसीज 2 के लिए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सिमिलरली dn2 अपॉन dt इज इक्वल टू r2 n2 1 माइनस n2 प्लस किसका इफेक्ट भी आ जाएगा? बीटा n1 का भी आ जाएगा, बीटा n1 अपॉन k2। ठीक है बच्चों, अब देखो ये है जो हमारी इक्वेशन बनी है, इन्हीं को बोला जाता है दीज आर द इक्वेशंस ऑफ लोड का वोल्टेरा। इनको हम क्या बोलते हैं? लोड का वोल्टेरा इक्वेशंस, इन्हीं को बोला जाता है लोड का वोल्टेरा इक्वेशंस। अभी इन इक्वेशन से हम आगे ग्राफ भी बनाएंगे, ठीक है, पर ग्राफ बनाने से पहले दो तीन चीजें और समझेंगे हम। अब देखो, एक तो ये है व्हाट हैपेंस व्हेन अल्फा, या जिसको हम बोलते थे अल्फा 12 बोलते हैं जिसको, और जिसमें देखते हैं हम इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 2 ओवर स्पीसीज 1, इफ इट इज लेस देन 1 तो क्या होता है? ठीक है, और अगर बीटा जिसको हम अल्फा 21 बोलते हैं, अगर ये लेस देन 1 हो जाए तो क्या होता है? तो कंडीशन क्या होती है? ठीक है, देखो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अल्फा 2 का जो 1, इसमें क्या था भाई? इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 1, इफेक्ट ऑफ स्पीसीज, इसको ऐसे पढ़ते हैं ना 2 1 को, इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 2 ऑन स्पीसीज 1 इज लेस। भाई दूसरी स्पीसीज जो है, दूसरी स्पीसीज हमारी वुल्फ थी, वुल्फ का डॉग पे इफेक्ट बहुत कम है, 1 से भी कम है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भाई? डॉग में आपस में कंपटीशन है, डॉग में जो वो डॉग रह रहे होंगे, डॉग में आपस में कंपटीशन हो। ये हो सकता है ना कि भाई वुल्फ वहां पे बहुत ही कम हो, उनका उस पर कंपटीशन ना हो, तो उस टाइम पे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 1 हो जाएगी, और हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई देयर इज एन
इंट्रा स्पीसीज कंपटीशन इन स्पीसीज वन, इन स्पीसीज वन। तो अल्फा की वैल्यू लेस देन वन, इट इंडिकेट कि भाई वहां पे इंट्रा स्पीसीज कंपटीशन हो रहा है। और सिमिलरली जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ये हम बात कर रहे थे कि टू की इफेक्ट ऑफ स्पीसीज वन, इफेक्ट ऑफ स्पीसीज वन ऑन स्पीसीज टू। भाई हमारी स्पीसीज वन डॉग का उस पे वुल्फ पे इफेक्ट इट इज लेस देन वन, इज लेस, ये बहुत कम है। इसका मतलब अब की बार इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन किसमें हो रहा होगा? इंट्रा स्पीसीज कंपटीशन इन स्पीसीज टू, दैट इज वुल्फ, और यहां पे लिख देते हैं डॉग। ये पॉइंट समझ में आ गया। हालांकि इससे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया इस वाले पॉइंट से कि लेस होगा का क्या मतलब हुआ, बट आप याद रखना जब अल्फा और बीटा की वैल्यू लेस देन वन होती है तो स्पीशीज के बीच में इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हो जाता है। ठीक है, इंट्रा स्पीशीज आपस में कंपीट करने लग जाती है। बताओ ये बात समझ में आई आप लोगों को? बताओ भाई चैट बॉक्स में। अरे मैं क्यों नहीं आ रहा इसमें? अच्छा ठीक है, चैट बॉक्स में बताओ भाई। 5:30, 5:30 ओके ठीक है विमलदीप। आपको अगर ये चीज समझ में आ गई है तो अब मैं आपको दूसरी चीज समझाता हूं इसमें। दूसरा इसमें है, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, ये याद रखना, व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, या इसको मैं और भी अच्छे से लिखूं, मैं इसको आपको समझाने के लिए लिखता हूं, अल्फा, अल्फा को हम लिखते हैं अल्फा 1 2 इज ग्रेटर देन बीटा, और बीटा को हम लिखते हैं अल्फा 2 1। ठीक है, और यहां पे ऐसे एरो भी लगा लेते हैं जैसे हमने अपनी ट्रिक में समझ रखा है। ठीक है, ये है इफेक्ट ऑफ स्पीसीज टू ऑन स्पीसीज वन, ये है इफेक्ट ऑफ स्पीसीज वन ऑन स्पीसीज टू। हम यहां पे ये बोल रहे हैं कि भाई इफेक्ट ऑफ स्पीसीज टू इज, इफेक्ट ऑफ स्पीसीज टू ऑन वन इज ग्रेटर, ग्रेटर। भाई जो सेकंड स्पीसीज है उसका फर्स्ट स्पीसीज पे इफेक्ट ग्रेटर है, बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा भाई, इस कंडीशन में स्पीसीज, स्पीसीज टू विल विन। भाई टू कौन सी थी हमारी? डॉग थी, और वन था हमारा, वन था हमारा डॉग, और टू थी हमारी वुल्फ। तो अब सेकंड स्पीसीज वुल्फ का इफेक्ट डॉग पे बहुत ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है, तो क्या हो जाएगा, स्पीसीज टू मतलब वुल्फ वो जीत जाएंगे। और अगर बीटा ज्यादा है, अगर बीटा मतलब के अल्फा 2 1 इज ग्रेटर देन अल्फा मतलब के अल्फा 1 2, तो यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे इफेक्ट, आपको ये पढ़ना आना चाहिए, अगर आप ये पढ़ना सीख गए तो आप आराम से कर लोगे। इफेक्ट ऑफ स्पीशीज, और पढ़ने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है, पीछे से उठा के आगे एरो लगा दो इस तरीके से, इसको पढ़ो, इफेक्ट ऑफ स्पीशीज वन इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर ऑन स्पीसीज टू। इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे स्पीसीज वन विल विन, यहां पे स्पीसीज वन विल विन। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? फिर उसके बाद आपको ग्राफ बनाने समझाएंगे इसके। ये बताओ भाई क्लियर है? बच्चों ओके, मैं 1 मिनट इंक डालता हूं भाई, बस 1 सेकंड रुकना।
आपको लोड का वोल्टेरा मैं ऐसा पढ़ा दूंगा, आप कोई क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते कभी भी। बस एक बार अभी पढ़ लेना, एक बार इसको रिवाइज कर लेना, आपका बस ये फिर पक्का हो जाएगा। हाँ जी, तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है, अब हम बढ़ते हैं आगे ग्राफ की तरफ। तो लोड को वोल्टेरा इक्वेशन से ग्राफ बनाए जाते हैं। पहले उस ग्राफ की हम टर्मिनोलॉजी देखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इससे अपने ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो देखो पहले टर्मिनोलॉजी देखो भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, देखो क्या क्या टर्मिनोलॉजी है। जो एक ग्राफ बनेगा, इस ग्राफ के एक्स एक्सिस पे होती है भाई स्पीसीज वन की पॉपुलेशन, इसको मैं लिख देता हूं N1, N1। ठीक है, N1 की पॉपुलेशन, और ये यहां पे क्या होती है, इंक्रीज होती है इस तरीके से। और जो वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस पे क्या होगी भाई, N2 की पॉपुलेशन, दिस इज N2, यहां इसकी पॉपुलेशन। सो एक्स एक्सिस इज इक्वल टू N1, वाई एक्सिस इज इक्वल टू N2। ठीक है, उसके बाद यहां पे एक लाइन लगाई जाती है, इस तरीके से एक लाइन बनाई जाती है। दिस लाइन इज कॉल्ड आइसोसेक लाइन, आइसोक लाइन, या इसको जीरो ग्रोथ आइसोक्लाइन भी बोलता है, या फिर इसको डायगोनल लाइन भी बोला जाता है, डायगोनल लाइन। ठीक है, इस जीरो ग्रोथ लाइन पे, या जिसको आइसोक्लाइन भी बोल रहे हैं, इस पे हमेशा dn अपॉन dt की वैल्यू क्या रहती है, dn अपॉन dt इज इक्वल टू 0, मतलब जब पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके नीचे जो एरिया आएगा, ये जो एरिया है, इस एरिया में dn अपॉन dt हमेशा ज्यादा होता है 1 से, सॉरी 0 से। ठीक है, और जो बाहर वाला ये एरिया है, इसमें हमेशा, ये बाहर वाला जो एरिया है, इसमें हमेशा dn अपॉन dt ये होता है यहां पे लेस देन 1, लेस देन 1। ठीक है, अब देखो ये मैं आपको बनाना सिखाता हूं पहले। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं पहले, सबसे पहले फॉर स्पीशीज वन dn अपॉन dt इज इक्वल टू 0। जब फर्स्ट स्पीशीज की पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, dn1 अपॉन dt इज इक्वल टू, अब इसके पॉइंट समझना कहां पे कैसे पॉइंट आएंगे। ये हो जाएगी भाई हमारी R1 N1 वन माइनस ब्रैकेट में यहां पे ये हो जाएगा N1 प्लस अल्फा N2 अपॉन में K1। ये हमारी इक्वेशन थी भाई लोड का वोल्टेरा की। आप ये लोड का वोल्टेरा की इक्वेशन ना रटने की जरूरत नहीं है इसको बिल्कुल भी, आपको आप यहां याद रखना, यहाँ पे इसका एडिटिव इफेक्ट आ रहा है, किसका, दूसरी पॉपुलेशन का, इसलिए हमने यहाँ पे अल्फा N2 करा है। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है इनको।
हमने बताया भाई फॉर स्पीसीज 1 के लिए क्या हो जाएगी यहाँ पे जीरो ग्रोथ लाइन में, एंड dn अपॉन dt हो जाएगा 0, तो दिस विल बिकम 0, r1 n1 और ये है सेम अपॉन k1। ठीक है, उसके बाद इसको इसके नीचे लेके आओ, ये भी 0 हो जाएगा, वो यहाँ पे आएगा जब दिस विल बिकम 0, इसके बटे में जाके यहाँ पे, और ये बन जाएगा यहाँ पे 1 माइनस n1 प्लस एल्फा n2 अपॉन k1। ठीक है, ये बन जाएगा ये। अब उसके बाद क्या करो, इस k1 को दोनों साइड में, ठीक है, एक साथ ले लो, तो इधर हो जाएगा ये, पहले जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर k1 चला जाएगा, k1 अपॉन k1 माइनस n1 प्लस एल्फा n2। भाई किसी को डाउट तो नहीं आ रहा ना इसमें? हाँ ठीक है, मैं देख रहा था, ये हो गया 0। ठीक है, अब इसको ले जाओ इधर, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू k1 माइनस n1 प्लस एल्फा n2। ठीक है, जब आपका ये इतना स्टेप हो जाए उसके बाद आपको क्या, अब वैसे आपको डिराइव करने के लिए कभी नहीं आएगा इक्वेशन, ठीक है, मैं आपको बस समझाने के लिए डिराइव करके दिखा रहा हूं ये ग्राफ कैसे बनते हैं, पर आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। मैं बताऊंगा आपके लिए क्वेश्चन कहां पे इंपॉर्टेंट आएगा। तो हमारी आ गई 0 इज इक्वल टू k1 माइनस n1 प्लस एल्फा n2, ये आ गया भाई हमारे पास। तो अब आपको क्या कोशिश करनी है कि यहां से आप n2 निकाल पाओ। ठीक है, n2 कैसे निकालेंगे भाई, इसमें पहले तो इसको मैं खोल लेता हूं ब्रैकेट को, तो ये k1 भाई बाहर माइनस का साइन है अंदर प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस n1 माइनस एल्फा n2। ठीक है, अब मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं, तो ये लेके आया, यहाँ पे हो जाएगा एल्फा n2 इज इक्वल टू k1 माइनस n1। ठीक है, अब मेरे को n2 निकालना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं n2 और इसको इधर से वापस से डिवीजन में भेज दिया, तो या फिर ऐसा कर सकते हैं, इसको डिवाइड बाय अल्फा बोथ साइड। जब हमने दोनों साइड से अल्फा से डिवाइड करा तो ये हो जाएगा, यहाँ पे तो n2 बच जाएगा अल्फा से डिवाइड होके, यहाँ पे हो जाएगा k1 अपॉन अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा n1 अपॉन अल्फा। ठीक है, अब इसको मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूं, देखो कैसे लिख रहा हूं रीअरेंज करके, n2 इज इक्वल टू, इसको मैंने पहले लिखा और इसको लिखा 1 अपॉन अल्फा इंटू में n1। ठीक है, 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू n1, और इसको लिख रहा हूं मैं बाद में प्लस k1 अपॉन अल्फा। बताओ भाई यहां तक समझ में आया आप लोगों को? ये अपनी इक्वेशन बन जाएगी, इससे आप अपन लोग ग्राफ बना सकते हैं आराम से। अब मैं ग्राफ भी बना के दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। यहां तक बताओ, पहले ये समझ में आई कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं? याद नहीं रखनी, बस एक बार समझ के छोड़ दो। ठीक है, ओके, तो एक इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, उसको बोलते हैं y इज इक्वल टू mx, यहां लिखता हूं अलग कलर से लिखता हूं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। देखो एक एरिया की, ये इसमें क्या होता है भाई, y इज इक्वल टू y एक्सिस, m इज इक्वल टू होता है स्लोप, m इज इक्वल टू होता है भाई ये दिस इज स्लोप, x मतलब x एक्सिस की वैल्यू, और c मतलब ये होता है कांस्टेंट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो कन्वर्जन फैक्टर होते हैं अल्फा बीटा, ये जो इफेक्ट पर कैपिटा होता है ये कांस्टेंट होता है। देखो ये भी कांस्टेंट है, और k1 एक कैरिंग कैपेसिटी है, और कैरिंग कैपेसिटी किसी एक एरिया की कांस्टेंट होगी, उतनी ही रहेगी, तो ये पूरा मिला के क्या भाई ये कांस्टेंट है। अब देखो इससे मैं ग्राफ कैसे बना रहा हूं, मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूं, दिखाई दे रहा है ना यहां तक? हाँ देखो, इसको इसके साथ कंपेयर करो ऊपर वाली इक्वेशन के साथ, y की जगह क्या आना चाहिए n2, तो y की जगह मैंने लगा दिया यहाँ पे n2 y एक्सिस पे, x एक्सिस क्या आना चाहिए हमारा n1, ये लगा दिया भाई मैंने n1, और ये जो स्लोप है, कुछ गलती कर दिया, नहीं स्लोप नहीं शायद, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं यहाँ पे, नहीं इसको इंटरसेप्ट, कांस्टेंट को इंटरसेप्ट बोलते हैं, दिस इज इंटरसेप्ट ऑफ y, y का इंटरसेप्ट, और ये है स्लोप। ठीक है,
अब देखो स्लोप की वैल्यू यहाँ पे क्या है, दिस इज -1/अल्फा। ठीक है, माइनस का मतलब जब प्लस होता है तो लाइन ऐसे जाती है, इस तरीके से पॉजिटिव जाती है लाइन, और जब माइनस होता है तो लाइन ऊपर से नीचे आएगी इस तरीके से। ठीक है, ऊपर से नीचे आएगी लाइन। और इंटरसेप्ट क्या होता है भाई, जहां पे भी ये लाइन वाई से टकराएगी वो उसका बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो ये इंटरसेप्ट की वैल्यू यहां आएगी, तो यहां की इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू k1/अल्फा। ठीक है, k1/अल्फा। और स्लोप क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है, इसलिए लाइन ऊपर से नीचे आई। अब एक और भी कंडीशन देखो, एक और कंडीशन देखो, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे n1 की तो कुछ वैल्यू है, बट यहाँ पे क्या है, एट दिस पॉइंट n2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, n2 क्या है यहाँ पे, 0। तो अगर मैं यहाँ पे इसी इक्वेशन के अंदर n2 अगर 0 लिखूं तो मैं -1/अल्फा हो जाएगा, n1 हो जाएगा प्लस k1/अल्फा। ठीक है, दोनों से इसको इधर ले आता हूं, ये हो जाएगा n1/अल्फा इज इक्वल टू k1/अल्फा। दोनों साइड से अल्फा कट गया, तो n1 एट दिस पॉइंट जहां पे n1 इज इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी इज इक्वल टू k, दिस विल बी कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये बताओ भाई यहां तक क्लियर है कि नहीं है। मैंने पूरी जो इक्वेशन हमने पीछे ऐसे बनाई थी ना, ग्राफ बनाया था, मैंने पूरा बता दिया है कैसे ड्राइव होता है। बताओ भाई विमलदीप, ऋषिका। अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हो भाई। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब आपको एक ग्राफ याद रखना है। आपको एक ग्राफ क्या याद रखना है कि भाई इस ग्राफ के अंदर जो स्पीसीज 1 का ग्राफ होगा उसके अंदर स्पीसीज 1 का ये ग्राफ बन गया है। इस लाइन को मैं थोड़ा अलग कलर से दिखा देता हूं ताकि हम आगे कंफ्यूज ना हो। इस लाइन को दिखा रहा हूं ब्लू कलर से। ठीक है, ब्लू कलर से, दिस इज द ग्राफ फॉर स्पीसीज 1। ठीक है, अब मैं ऐसा ही ग्राफ बना लेता हूं एक स्पीसीज 2 के लिए भी। और स्पीसीज 2 की इक्वेशन थी हमारी dn/dt इज इक्वल टू r2 n2 1 माइनस n2 प्लस बीटा n1 अपॉन k2। ये हमारी इक्वेशन थी। और जैसे मैंने बताया था इसमें क्या हो जाएगा भाई, जब स्पीसीज 2 की अकेले निकालेंगे तो dn/dt विल बी इक्वल टू 0। तो dn/dt विल बी इक्वल टू 0, ये हो जाएगा r2 n2 1 माइनस। मैं आपको बहुत डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। और कुछ जगह तो ये जैसे जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे होते हैं उनसे तो ये करवाते भी है सोल्व। ठीक है, तो ये इधर आएगा, इसके नीचे ये हो जाएगा 0, तो इधर बच जाएगा 1 माइनस n2 प्लस बीटा n1 अपॉन k2। इसको भी सोल्व करो, इधर एलसीएम लिया, इधर हो गया k2 माइनस n2 प्लस बीटा n1, ये 0। उसके बाद ये इधर आएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा यहाँ पे 0 इज इक्वल टू k2 माइनस n2 प्लस बीटा n1। ठीक है, ब्रैकेट खोल दो। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ जाएगा k2 माइनस n2 माइनस बीटा n1। अब कोशिश करो कि ये इक्वेशन आपकी फिर से वैसे ही बन जाए उसके जैसे y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी, और y इज इक्वल टू वाई हमारा क्या है n2, तो इसमें से n2 निकालने की कोशिश करो। तो देखो ये माइनस का n2 है, इधर ले जाऊंगा तो +2 हो जाएगा, तो मैंने इसको लिखा, इसी इक्वेशन को मैंने n2 इज इक्वल टू k2 माइनस बीटा n1, बट हमारी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स हमारा इधर आना चाहिए, मतलब x हमारा n1 है, तो ये हो जाएगा n2 इज इक्वल टू माइनस बीटा
इंटू में n1 प्लस k2। ठीक है, अगर मैं इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो हमारा y की वैल्यू है n1, देन उसके बाद m है जो हमारा स्लोप है वो है यहाँ पे हमारा माइनस बीटा, n है हमारा x और c है हमारा ये। ठीक है, अब इससे देखो ग्राफ बनाओ, इससे ग्राफ बनाओ, अगेन जो इससे ग्राफ बनेगा इसको भी मैं यही बना रहा हूं भाई, इधर ही। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इधर ग्राफ, आई थिंक दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है। तो इस ग्राफ को मैं रेड कलर से बना रहा हूं। देखो अब की बार भी स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो अब की बार भी लाइन ऊपर से नीचे आएगी, नेगेटिव की तरफ जाएगी लाइन। ये चलो भाई ये लगा दी नेगेटिव की तरफ लाइन। ठीक है, अब इसमें देखो अब की बार इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, यहां पे इसको बोलते हैं भाई कांस्टेंट इंटरसेप्ट। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे, इसकी वैल्यू आपकी बार यहाँ पे k2, तो इसका मतलब y पे जो इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट होता है y के ऊपर, तो y पे इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, दिस इज k2। ठीक है, और स्लोप हमारा क्या है यहाँ पे माइनस बीटा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं अगेन, तो अगेन यहाँ पे n2 क्या हो जाएगा 0, तो मैंने इसमें लिखा 0 माइनस बीटा n1 प्लस k2, तो हमारी n1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, बीटा n1 इज इक्वल टू k2, और n1 की वैल्यू निकालूंगा तो k2 अपॉन बीटा, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी k2 अपॉन बीटा। ठीक है, तो ये हमने, दिस इज फॉर स्पीसीज 2, ये हमने सेकंड स्पीसीज के लिए ग्राफ बना लिया भाई अपना। यहां पे ये n1 है और यहां पे n2 है। अब देखो अगर आपको ये दो ग्राफ समझाने में मैंने पूरी जान लगाई है, तो अगर ये दो ग्राफ आपको समझ में आ गए तो आगे की चीजें भी आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो इसको समझाते हैं भाई आगे की चीजों को। ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं एक बार, आज मैं खत्म करूंगा भाई, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, थोड़ा सा और बचा, ज्यादा नहीं है ये। तब तक आप लोग मेरे को ये बताओ यहां तक कुछ डाउट है कि नहीं है। अब मैं ये बताता हूं आपको कितना याद रखना है, पहले बताओ यहां तक कुछ डाउट है आप लोगों को। नो डाउट सर, ओके। तो देखो ये आपको ये याद रखना है कि जो स्पीसीज 1 होगी हमेशा उसमें y एक्सिस पे k1 अपॉन अल्फा आएगा, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि अल्फा पहले, तो अल्फा k1 अपॉन अल्फा आएगा, और y एक्सिस पे क्या आएगा, x एक्सिस पे क्या आएगा, यहाँ पे खाली k आएगा, कैरिंग कैपेसिटी आएगी k1, ये भी दिस इज k1। और स्पीसीज 2 में जो k2 अपॉन बीटा आएगा वो x एक्सिस पे आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा k2 आएगा, बस इतना याद रखना है आपको। अब उसके बाद देखो भाई, अब मैं लिख रहा हूं आउटकम ऑफ कंपटीशन, आउटकम ऑफ कंपटीशन, TETI, कंपटीशन, आउटकम ऑफ कंपटीशन। देखो भाई अब क्या क्या हो सकता है, जब एक तो ये हो सकता है भाई स्पीसीज 1 विल विन, इसको ऐसे लिखते हैं यहां से कि एक तो ये हो सकता है कि स्पीसीज 1 विल विन, कि भाई पहली स्पीसीज जीत जाए। दूसरा कंपटीशन ये हो सकता है कि भाई स्पीसीज 2 विल विन, दूसरी स्पीसीज जीत जाए। ठीक है, अब इनके अलग अलग कंडीशन में ग्राफ देखेंगे कैसे ग्राफ बनते हैं। ठीक है, तीसरा जो होगा, तीसरा जो हमारा होता है, तीसरा ये होगा कि भाई स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2 के बीच में, स्पीसीज 2 के बीच में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का ये मतलब है कि भाई कभी स्पीसीज 1 ज्यादा हो गई, कभी स्पीसीज 2 ज्यादा हो गई,
और ये जब होता है जब रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो, ठीक है, कि भाई एक बार डॉग खा गए सारे मीट को, एक बार आके वुल्फ खा गए सारे मीट को, ठीक है, तो ये या तो क्या होगा इसमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और फोर्थ फोर्थ ऐसा भी हो सकता है कि भाई स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2 दे को एग्जिस्ट, मतलब उनका को एग्जिस्टेंस हो जाए। ये कब हो सकता है, ये उस कंडीशन में हो सकता है जैसे कि भाई डॉग दिन में मीट खाने लग जाए और वुल्फ रात को मीट खाने लग जाए, तो भाई दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, उनमें कंपटीशन खत्म होता जा रहा है, ठीक है, तो दोनों को एग्जिस्ट करेंगे एक पॉपुलेशन में। तो एक एक करके इनके ग्राफ देखते हैं कैसे बनेंगे ग्राफ। देखो मैं शुरू करता हूं भाई पहले, व्हेन स्पीसीज 1 विल विन, तो याद रखना जब स्पीसीज 1 विल विन, जब स्पीसीज 1 विन करेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो स्पीसीज 1 का ग्राफ होगा वो ये लाइन होगी, आइसोक्लाइन होगी, वो ऊपर आएगी, और स्पीसीज 2 की लाइन होगी वो क्या होगी, नीचे आएगी, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। दिस इज फॉर स्पीसीज 1 एंड दिस इज फॉर लाइन फॉर स्पीसीज 2। अब आपको इसमें क्या याद रखने, मैंने जो बताए थे ना वे याद रखने हैं कंडीशन की। यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, क्वेश्चन कई बार ऐसे आते हैं, इसकी जगह ए लगा के दे देंगे, पूछ लेंगे बताओ यहाँ ए का मतलब क्या है, तो ये हो जाएगा K1 अपॉन एल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा K1, ये हो जाएगा K2 अपॉन बीटा, और यहाँ हो जाएगा खाली K2, ठीक है। अब इसमें अब ऐसी कंडीशन जब स्पीशीज एक जीत रही है, ठीक है, पहली स्पीशीज हमेशा जीतती जा रही है, डॉग ही खाते जा रहे हैं, डॉग ही खाते जा रहे हैं, तो हमेशा क्या होगा, डॉग की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, जो भी अब इनमें इक्विलिब्रियम आएगा, तो वो इक्विलिब्रियम सारा इसकी, भाई डॉग बढ़ते जा रहे हैं तो इसका मतलब डॉग अपनी कैरिंग कैपेसिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ना, तो अब की बार इसके अंदर सारी जो चीजें हैं वो किसकी तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम कहां की तरफ जाएगा, सारा इक्विलिब्रियम इस K1 की तरफ जाएगा, तो दिस विल बी दी इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। यहां पे आके ये चीजें खत्म होगी भाई, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये खत्म होती चली जाएगी स्पीसीज 2, और फाइनली डॉग सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो जाएंगे, और वो जो जब डॉग मैक्सिमम हो जाएंगे उसमें फॉरेस्ट में, तो इस पॉइंट को कैरिंग कैपेसिटी बोलेंगे, और यही क्या होगा भाई, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई भाई, इजी है, ये बहुत इजी है, बताओ ये बात समझ में आई। ओके, अब चलते हैं भाई व्हेन स्पीसीज 2 विल विन, ठीक है, स्पीसीज 2 विल विन, अब की बार जो जीतने की बारी किसके, स्पीसीज 2 की है, तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई, अब की बार जो ग्राफ बनेगा उसमें स्पीसीज 2 की जो आइसोक्लाइन होगी वो लाइन ऊपर आएगी, स्पीसीज 1 की आइसोक्लाइन जो होगी वो नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, इनके नाम दिस इज फॉर स्पीसीज 1, दिस इज फॉर स्पीसीज 2, दिस इज फॉर स्पीसीज 1, ठीक है, और स्पीसीज 1 के लिए हमें पता है K अपॉन एल्फा होता है, और यहाँ पे K होता है, यहाँ पे K2 अपॉन बीटा होता है, और यहाँ पे K2 होता है। अब इस कंडीशन में क्या होगा भाई, अब की बार इक्विलिब्रियम क्या होगा, अब स्पीसीज 2 जीत रही है, ठीक है, और जो स्पीसीज 2 जीत रही है वो सारे उसकी स्पीसीज 2 की संख्या बढ़ती जा रही है, अब जब संख्या बढ़ती जा रही है उसकी, तो फाइनली जाके कहां पे रुकेगी, उसी कैरिंग कैपेसिटी की तरफ रुकेगी, तो अब की बार इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हो गया, होगा भाई ये सारा इक्विलिब्रियम कहां पे फोकस होगा, इस तरीके से क्या एरो सारी यहां पे आ जाएंगे, एंड दिस विल बी दी इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं थर्ड कंडीशन पे, अब आते हैं भाई हमारी थर्ड कंडीशन पे, हमारी थर्ड कंडीशन थी कि व्हेन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो, ठीक है, मैं यहां पे एक एरो लगा लेता हूं इस तरीके से, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा भाई, ये दोनों लाइन क्रॉस कर जाएंगे भाई, एक ये लाइन है, दिस इज N2
एंड दिस इज N1। अब की बार क्या होगा, अब की बार दोनों लाइन क्रॉस करेंगी, ठीक है। और जो ये वाला पॉइंट होगा बीच वाला, पहले इनके इनके नाम लिख लेते हैं। दिस इज फॉर स्पीसीज 1 एंड दिस इज फॉर स्पीसीज 2। तो जो स्पीसीज 1 के लिए हम लिखते थे, ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा K1 अपॉन बीटा, सॉरी K1 अपॉन अल्फा, और ये होगा K1। स्पीसीज 2 के लिए ये होगा K2, और ये होगा, दिस पॉइंट विल बी K2 अपॉन बीटा, ठीक है। अब की बार जो ये वाला पॉइंट आया बीच में, इस पॉइंट को बोलेंगे दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट इसलिए बोला जाता है कि कभी तो ये ग्राफ बन के ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, जैसे कभी तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये ऊपर चला गया पॉइंट, कभी ये क्या हो जाएगा नीचे की तरफ आ जाएगा, जैसे इस तरीके से बन सकता है ये, ठीक है। तो ये अनस्टेबल पॉइंट है, इसलिए इसको क्या बोला गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इस कंडीशन में क्या होगा भाई, ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता रहेगा, ठीक है, कभी इधर नीचे चला जाएगा, कभी ऊपर चला जाएगा। बट इसमें भी अगर हम एक्सट्रीम बात करें कि भाई इसमें फाइनली इक्विलिब्रियम का होगा, तो फाइनली इक्विलिब्रियम के पार्ट ये होंगे भाई, या तो स्पीशीज K1 जीतेगी या फिर स्पीशीज K2 जीतेगी, सॉरी या तो स्पीशीज 1 जीतेगी या स्पीशीज 2 जीतेगी। तो जो इनकी कैरिंग कैपेसिटी वाले पॉइंट है वो इनके क्या होंगे, हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये है इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। और फोर्थ इज व्हेन बोथ स्पीशीज को एग्जिस्ट, बोथ स्पीशीज को एग्जिस्ट। जब बोथ स्पीशीज को एग्जिस्ट एक साथ रह रही है, तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा, बस इक्विलिब्रियम चेंज होता जा रहा है, बाकी चीजें हमारी सेम है। दिस इज K1 अपॉन अल्फा, दिस इज K1, दिस इज K2 अपॉन बीटा, एंड दिस इज K2। और अब की बार जो इक्विलिब्रियम होगा भाई, इसमें सारा इक्विलिब्रियम कहा जा रहा है, इसमें ऐसे जा रहा है इक्विलिब्रियम ऊपर की तरफ, एरो इधर की तरफ। अब की बार सारी एरो इसकी तरफ ले जाएंगे, एरो का मतलब है कि भाई इक्विलिब्रियम कहां अचीव हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि अब की बार कुछ पॉपुलेशन जो होगी वो स्पीसीज 1 की होगी, कुछ पॉपुलेशन साइज, और कुछ पॉपुलेशन साइज जो है स्पीसीज 2 का होगा, वो को एग्जिस्ट हो जाएगा और बीच में कहीं आएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। बताओ भाई ये यहां तक आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सर इक्विलिब्रियम पॉइंट एक बार रिपीट करना। अच्छा, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है भाई, इक्विलिब्रियम पॉइंट वहां होता है कि भाई फाइनली जाके कौन सी स्पीसीज रुकेगी और कहां रुकेगी, ठीक है। जैसे अगर हम इसकी बात करें, इसमें देखो स्पीसीज 1 जीत रही है, ठीक है। अगर स्पीसीज 1 जीतती चलेगी तो स्पीसीज 1 के इंडिविजुअल बढ़ते जाएंगे, वो अच्छे से रिप्रोड्यूस करेंगे, और कहां जाके रुकेगी, जब वो पूरे पूरे उस एरिया में फैल जाएंगे, ठीक है। तो द मैक्सिमम नंबर एक एरिया में फैल सकता है उसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। तो वो कहां पे जाके रुकेगी, इसकी कैरिंग कैपेसिटी पे जाके रुकेगी। तो अब की बार इक्विलिब्रियम यहां होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ऐसे इस कंडीशन में यहां स्पीसीज 2 जीत रही है, तो स्पीसीज 2 के की जो कैरिंग कैपेसिटी होगी वहां पे होगा इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा भाई, इसमें बीच में तो अनस्टेबल होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना 1 स्पीसीज जीत रही है ना 2 स्पीसीज जीत रही है, यहाँ पे दोनों स्पीसीज क्या हो रही है भाई, कभी 1 बढ़ जा रही है कभी 2 बढ़ जा रही है, ऐसे ऊपर नीचे होता जा रहा है। तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी जो होगी क्या होगी, अगर 1 एक्सट्रीम कंडीशन में बढ़ गया तो वो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, और 2 बढ़ गया तो 2 उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। तो जो बीच वाला जो कहां पे क्रॉस करती है इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, ठीक है। और 4 जब सारी स्पीसीज को एग्जिस्ट कर जाएंगी, ठीक है, दोनों स्पीसीज को एग्जिस्ट कर जाएंगी, तो वो एक्सट्रीम पॉइंट पे नहीं जाएंगी, वो क्या हो जाएगा, उनका इक्वली ग्रोथ होती रहेगी और वो एक जगह पे पॉइंट रहेगा, उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इसमें क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट का होगा, बीच में होगा यहाँ पे। बताओ ऋषिका, समझ में आया कि नहीं आया।
बताओ बच्चा, समझ में आया? ओके, विमलदीप आपको भी समझ में आ गया? या कुछ डाउट है? विमलदीप, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सीएसआईआर पेपर। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी चीज और पढ़ाते हैं कंपटीशन के बारे में। एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है, दैट इज गोस प्रिंसिपल। बहुत ही सिंपल है, वो तो कुछ नहीं है, आपको बस एक बार देख लेना। तो एक साइंटिस्ट थे भाई, घोष। घोष, ठीक है, उन्होंने प्रिंसिपल दिया 1934 में, जिसको हम बोलते हैं घोष प्रिंसिपल। घोष प्रिंसिपल में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या करा, एक पेट्री डिश ली, ठीक है, एक पेट्री डिश ली, इसमें उन्होंने दो टाइप के पैरामीशियम डाल दिए। एक तो टाइप का ये पैरामीशियम था, रेड वाला, और एक था ब्लू वाला पैरामीशियम। ठीक है, इन रेड वालों का नाम था पैरामीशियम एयूरेलिया। दिस इज पैरामीशियम एयूरेलिया। और जो ब्लू वाला है उसका नाम है भाई पैरामीशियम केयूडेटम। पैरामीशियम केयूडेटम। ठीक है, इन्होंने एक पेट्री डिश ली, उसमें दो पैरामीशियम डाल दिए। अगर इन पैरामीशियम की आप इंडिविजुअल ग्रोथ देखो ना, अगर आप इनका इंडिविजुअल ग्राफ देखो तो सिग्मोइड ग्राफ शो करते हैं ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, ये ग्राफ है पैरामीशियम एयूरेलिया का, जब ये इंडिविजुअली प्रेजेंट है। ठीक है, और ये ग्राफ है भाई पैरामीशियम केयूडेटम का, जब ये इंडिविजुअली प्रेजेंट है, अलग अलग पेट्री डिश में प्रेजेंट है। ठीक है, बट जब इनको उठा के सेम पेट्री डिश में रखा गया, एक ही पेट्री डिश में रखा गया, क्योंकि भाई ये सेम ही चीज खाते हैं। ठीक है, ये सेम टाइप का प्लैंक्टन खाते हैं। ठीक है, सेम टाइप की सॉरी बैक्टीरिया खाते हैं। तो इनका ग्राफ कैसे आया भाई, एयूरेलिया था वो फास्ट फास्ट खाता था, जल्दी जल्दी खाता था, तो उसकी तो ग्रोथ नॉर्मल आ गई, ये पैरामीशियम एयूरेलिया की। ठीक है, बट जो ये वाला था, इसी ग्राफ ग्रोथ शुरू में तो बढ़ी और फिर डिक्लाइन होगी, दिस पैरामीशियम केयूडेटम की। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है भाई, यहां पे केयूडेटम, यहां पे क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। और इस कंपटीशन में क्या हो रहा है भाई, इस कंपटीटिव में कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हो रहा है। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि भाई लात मार के बाहर निकाल देना, एक्सक्लूड कर देना। भाई जो दो स्पीसीज एक साथ रहेंगी, उनमें से जो ताकतवर स्पीसीज होगी वो दूसरी स्पीसीज को लात मार के बाहर निकाल देगी, और उसका क्या हो जाएगा, एक्सक्लूजन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं गोस प्रिंसिपल, कि भाई व्हेन टू स्पीसीज compete फॉर द सेम रिसोर्सेज, वन ऑफ द स्पीसीज इट रिप्लेस दी, इट ओवरकम दी, इट विंस दी ओवर दी अदर स्पीसीज, इसी को बोलते हैं गोस प्रिंसिपल। ठीक है, बट ये साथ साथ में इसने ये भी बताया कि भाई बोथ these species can coexist। एक और एक्सपेरिमेंट करा भाई उन्होंने देखा कि भाई ये दोनों स्पीसीज के जो ग्राफ आए ना, वो दोनों स्पीसीज के ग्राफ इस तरीके से ही आए हैं, जबकि ये सेम पेट्री डिश में, इसी एक पेट्री डिश में रखे हुए हैं फिर भी। तो जब उन्होंने ध्यान से देखा तो यहाँ पे ये को एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था, इनका नीश शिफ्ट हो गया था। नीश शिफ्ट, नीश शिफ्ट का मतलब ये था कि भाई जो पैरामीशियम केयूडेटम था, पैरामीशियम केयूडेटम था, वो बॉटम पे फीड कर रहा था, बॉटम पे फीड कर रहा था भाई, नीचे नीचे यहाँ पे पैरामीशियम केयूडेटम है, और ऊपर की साइड में क्या था, पैरामीशियम एयूरेलिया। ठीक है, ये ऊपर यहां करा था भाई, दोनों के नीच अलग हो गए, एक अलग जगह खाना खा रहा है, एक अलग जगह खाना खा रहा है, तो दोनों आराम से क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से को एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। तो ये था भाई हमारा लोट का वोल्टेरा और मेनली कंपटीशन के बारे में। इसमें थोड़ा सा पोर्शन और बचा है, एक नीश कंसेप्ट बचा है, और एक इसमें प्रीडेटर प्रे मॉडल भी बचा हुआ है, एक वो मैं और कर पाऊंगा अगली क्लास में। उसके बाद हमारी पॉपुलेशन वाला सारा पार्ट खत्म हो जाएगा।
ठीक है, और फिर हम उसके बाद शुरू करेंगे अपना इकोसिस्टम वाला पार्ट। ओके, कुछ डाउट है तो बताओ भाई यहां तक। सर इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे किस वाले में? इसमें लोड का वोल्टेरा में, लोड का वोल्टेरा में ज्यादातर ग्राफिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुम्हें कोई ग्राफ बना के दे देंगे, ऐसे ग्राफ बना के दे देंगे, उसमें ऐसे क्रॉस लगा होगा, यहाँ पे लिखा होगा दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, और पूछ लेंगे कि बताओ ये कौन से टाइप का वोल्टेरा इक्वेशन में होता है, किस किस कंडीशन में होता है। तो इस कंडीशन में होता है जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो। या फिर कोई ऐसा ग्राफ बना के दे देंगे, ये स्पीसीज 1 है, ये स्पीसीज 2 है, बोलेंगे ये बताओ इसमें क्या दिखाई दे रहा है। तो इसमें दिखाई दे रहा है भाई हमें स्पीसीज 1 जो है वो विन कर रही है। या फिर ऐसा बना के दे देंगे, ऐसे क्रॉस लगा के दे देंगे, इसमें बोल देंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और पूछेंगे बताओ कैसा है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा ग्राफ बना के देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी जगह ए लिख देंगे कि बताओ ये ए क्या है, ठीक है, ऐसे लिख देंगे बी क्या है, ऐसे पूछ लेंगे N1 पे क्या होता है, N2 पे क्या होता है। कई बार डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, वही तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ऐसे देंगे। जैसे आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, चलो आप बताना अभी, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं और ऑप्शन भी दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है विच इक्वेशन शोज लोड का वोल्टेरा इक्वेशन, लोड का वोल्टेरा इक्वेशन। ऑप्शन ए इज dn अपॉन dt इज इक्वल टू Rn 1 माइनस n अपॉन k, ठीक है। ऑप्शन बी इज इक्वल टू dn अपॉन dt इज इक्वल टू Rn 1 प्लस n अपॉन k। ऑप्शन सी इज इक्वल टू dn1 अपॉन dt इज इक्वल टू Rn1 1 माइनस n1 प्लस k n1 प्लस अल्फा n2 अपॉन k। ऑप्शन सी इज इक्वल टू dn2 अपॉन dt इज इक्वल टू Rn2 n2 1 प्लस n2 माइनस अल्फा माइनस बीटा n1 अपॉन k1 अपॉन k2। भाई जल्दी से ऑप्शन लिख के बताओ मेरे को क्या होगा, जल्दी से बताओ मेरे को आंसर क्या होगा भाई इसका, कौन सा आंसर है। सर को एग्जिस्ट वाले केस में एक टाइम दोनों में से एक स्पीशीज का नंबर इंक्रीज होगा ना। हाँ भाई, को एग्जिस्टेंस के टाइम पे देखो ऐसा हो सकता है कि एक स्पीशीज का एक टाइम पे नंबर इंक्रीज हो रहा हो, पर ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी देर बाद एक स्पीशीज डिक्रीज कर जाए फिर दूसरी स्पीशीज का इंक्रीज हो जाए, ऐसे भी होता है। चलो भाई आंसर लिखो फटाफट इसका चैट बॉक्स में। विच इक्वेशन शोज लोड का वोल्टेरा इक्वेशन? आंसर सी। ऋषिका ने दिया है भाई, ऋषिका बोल रही है कि आंसर सी है। बाकी लोग, विमलदीप आपको क्या लग रहा है? नोट्स पलट के देख सकते हो आप अपने। ऑप्शन सी एंड डी बोथ। विमलदीप बोल रही है कि ऑप्शन सी भी ठीक है एंड डी भी ठीक है। देखो अरे भाई यहां देखो, यहां पे ऑप्शन सी इज ओनली राइट ऑप्शन, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है, और यहाँ पे माइनस का साइन है, ये गलत है ये ऑप्शन, क्योंकि हमारी इक्वेशन होती है dn2 अपॉन dt इज इक्वल टू R2 n2 1 माइनस n2 प्लस बीटा n1 अपॉन k2, ये हमारी इक्वेशन होती है भाई। दिस इज द राइट ऑप्शन, दिस इज द राइट वन, ठीक है। चलो अब मिलते हैं भाई अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम नीश कंसेप्ट पढ़ेंगे।
ठीक है, एक बहुत अच्छा सा छोटा सा टॉपिक है, फटाफट वो खत्म करके फिर प्रीडेटर प्रे मॉडल का हम लोड का वोल्टेरा इक्वेशन देखेंगे। अगर मेरे को लगा कि मैं देखता हूँ पहले उससे क्वेश्चन कितने आए हुए हैं अभी, और फिर हम इसको खत्म कर लेंगे और अपना एनवायरमेंट वाले टॉपिक में एंटर करेंगे। चलो गुड बाय, जय हिंद।